So let us start with a new topic. We have our topic gene clusters. So before I start with the gene cluster, let us discuss what is a gene family. अब एक जीन फैमिली क्या होगी कि जैसे एक फैमिली के अंदर सिमिलर टाइप के बहुत सारे जीन्स हैं और वो बने कैसे हैं सिमिलर जीन्स बाय द डुप्लीकेशन ऑफ ए सिंगल ओरिजिनल जीन। एक सिंगल जीन था जो डुप्लीकेट कर गया और उसने बहुत सारे जीन्स बना दिए, लेकिन उसके बायोकेमिकल फंक्शन सेम होंगे। सो अगर एक जीन जो है वो दो या दो से ज़्यादा कॉपीज़ में पर जीनोम में प्रेजेंट होगा, इस कंडीशन को हम रिडंडेंसी बोलते हैं। और ये जो मेंबर्स हैं जीन के, जो दो या दो से ज़्यादा हैं, ये इकट्ठे क्लस्टर्ड भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं, या कम्बिनेशन में दोनों में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन होंगे होमोलोगस में। तो अगर इफ़ द जीन्स ऑफ द जीन्स फैमिली, ये जो जीन्स एक फैमिली में जीन्स हैं ये प्रोटीन्स को कोड करते हैं, तो प्रोटीन फैमिली बोला जाता है। और इसमें हमारा बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है ह्यूमन हीमोग्लोबिन, जो सब यूनिट्स हैं, जो हमारा हीमोग्लोबिन उसमें ब्लड में प्रेजेंट होता है, वो जीन क्लस्टर जीन फैमिली का ही वन ऑफ दी एग्जाम्पल है। तो जीन क्लस्टर क्या होगा? जीन क्लस्टर इज़ अ पार्ट ऑफ ए जीन फैमिली। तो जीन क्लस्टर का मतलब क्या होगा कि ग्रुप है दो या दो से ज़्यादा जीन्स का एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में। ये जीन्स जो हैं ये सिमिलर टाइप की पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स को कोड करेंगे जो एक जनरलाइज्ड फंक्शन कैरी करते हैं। अब ये जो जीन क्लस्टर का साइज़ है, अब ये 2 हैं या 50 हैं, इनका साइज़ वेरी कर सकता है। कुछ जीन्स भी हो सकते हैं, 100 जीन्स भी हो सकते हैं, आसपास भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सेम क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट पे भी हो सकते हैं, लेकिन अगेन होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही होंगे, उसमें नहीं होगा, नॉन होमोलॉगी में नहीं होंगे। ठीक है, तो टैंडम रेपिटेशन जो है नॉर्मली हो सकती है, जैसे जी ए टैंडम रेपिटेशन है। और हमने किया है कि ये कौन से जीन्स होते हैं ज़्यादातर, जैसे राइबोसोमल हो गए, आरएनए के जीन्स हो गए, हिस्टोन जीन्स हो गए, जो हमें बहुत रेगुलरली चाहिए होते हैं। तो कुछ जीन्स जो हैं फैमिली के फंक्शनल होते हैं, कुछ नॉन फंक्शनल होते हैं। जो नॉन फंक्शनल होते हैं वो सूडो जीन्स बोलते हैं उनको। अब जैसे एग्जांपल दिखाया हुआ आपको जी ए, ये टैंडम रेपिटेशन है, जी ए, तो ये सेम ओरिएंटेशन में रेपिटेशन है। ठीक है, तो इस तरीके की रेपिटेशंस हो सकती हैं क्लस्टर्स के अंदर भी, और बीच में थोड़ा स्पेसर्स भी हो सकते हैं, कि हो सकता है कि कुछ स्पेस भी हो। ये एग्जांपल है टैंडम रिपीट का, कोई स्पेस नहीं है। तो एग्जांपल देखते हैं ग्लोबिन जीन्स का। अब ग्लोबिन जीन्स जो हैं वो ग्लोबिन प्रोटीन्स बनाते हैं, लेकिन जितने भी जीन्स हैं इनका एंसेस्ट्रल जीन जो ग्लोबिन जीन था वो सेम था, और वो एक सेम जीन डुप्लीकेट किया है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट ग्लोबिन जीन्स मिले हैं, और वो म्यूटेशन के थ्रू जो है हमें डिफरेंट कैटेगरीज मिली है। ये फिगर से आपको बहुत ईजिली समझ आएगा कि एंसेस्ट्रल ग्लोबिन जीन था, डुप्लीकेशन और म्यूटेशंस की वजह से देखो हीमोग्लोबिन की जीन्स बने हैं, मायोग्लोबिन के जीन्स बने हैं, प्लांट के ग्लोबिन जीन्स बने हैं। लेकिन जीन एक पहले कॉमन था, उसमें उसकी डुप्लीकेशन हुई है, फिर कुछ म्यूटेशंस के थ्रू जो है, जैसे हम फाइलोजेनेटिक ट्री बोलते हैं, तो ये फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ जीन है। ये फिगर आपको देखो शो कर रही है कि कैसे ग्लोबिन जीन जो है वो कैसे फाइलोजेनी के थ्रू, म्यूटेशंस के थ्रू डाइवर्सिफाई हुआ है, और कैसे ये जीन्स जो हैं ये एवोल्यूशनरी कंसेप्ट शो करता है ग्लोबिन जीन का। तो ये फिनोमिना क्या है? ये सारा डुप्लीकेशन की वजह से ही ये जीन क्लस्टर्स जो हैं ये बनते हैं। तो हीमोग्लोबिन जैसे मॉलिक्यूल हमें पता है टेट्रामर होता है, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं, तो 2 जीन्स हो गए, अल्फा जीन और बीटा जीन। और एक पॉलीपेप्टाइड जो है, हर एक पॉलीपेप्टाइड में हेमी ग्रुप होता है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप की वजह से होती है। तो हमारे पास 2 जीन्स हो गए, अल्फा जीन हो गया और बीटा जीन हो गया। अब ये जो जीन्स है अल्फा जीन और बीटा जीन, ये हम जब पैदा होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, हमारी फीटल स्टेज में और अडल्ट स्टेजेस में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जो अल्फा जीन का जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 16 में क्लस्टर में है, और बीटा वाले के जो क्रोमोसोम नंबर 11 में क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ जीन क्लस्टर का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, जो बीटा क्लस्टर है वो 50 किलो बेसिस का होगा, उसमें 5 फंक्शनल जीन्स होंगे और एक सूडो जीन होगा। और अल्फा वाले के अंदर वो सिर्फ 20 किलो बेसिस का होता है, उसमें 4 फंक्शनल हैं और 2 सूडो जीन्स हैं। टोटल 6 ही हो गए, उधर 5+1 हो गया, इधर 4+2 हो गया। तो सूडो जीन आपको मैंने बताया 4 फंक्शनल और 2 नॉन फंक्शनल सूडो जीन्स हो गए। अब जो गामा चेन्स के हैं, जो 2 गामा चेन्स हैं, जी गामा और ए गामा, ये सिंगल अमीनो एसिड में ही वेरी करती हैं। एक में ग्लाइसिन है, एक में एलानिन है। उसी तरीके से अल्फा जीन अल्फा 1 2 जो है ये सेम प्रोटीन बनाती हैं, सेम क्रोमोसोम में रहती हैं, और नॉन एलीलिक कॉपीज ऑफ द सेम जीन्स बोलते हैं, नॉन एलीलिक कॉपीज बोलेंगे इसको हम। तो अब जैसे कि मैंने बताया एम्ब्रियोनिक फीटल और अडल्ट स्टेजेस में डिफरेंट जीन्स होंगे, जैसे अल्फा ग्लोबिन्स हो गए हमारे पास,
अल्फ़ा ग्लोबिन्स जो हैं वो उसमें जो ये एप्सिलम होता है ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक में आएगा। अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 जो है वो हमारी फीटल और अडल्ट स्टेजेस में एक्सप्रेस करेगा, जो एप्सिलम नहीं करेगा फीटल और अडल्ट स्टेजेस में। उसी तरीके से जो बीटा ग्लोबिन जीन में आ जाते हैं तो एप्सिलॉन जो जीन्स होता है वो एम्ब्रियोनिक में आएगा, जी गामा ए अल्फ़ा जो है वो फीटल में आएगा और डेल्टा और बीटा जो है वो एडल्ट में आएंगे। तभी हमारा हीमोग्लोबिन काम कर सकता है। जब ऑन होना है जब ऑफ होना है ये डिपेंड करता है हम कौन सी स्टेज पे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हैं, फीटस पे हैं या एडल्ट स्टेज पे हैं। तो ये आपको फिगर बता रही है ह्यूमन हीमोग्लोबिन जीन क्लस्टर्स विद अल्फा एंड बीटा चेन्स। तो बीटा जीन क्लस्टर दिखाया हुआ आपको और नीचे वाली फिगर में अल्फा ग्लोबिन जीन क्लस्टर दिखाया हुआ आपको। बीच में आपको लेबलिंग करी हुई है कि सूडो जीन्स कौन से हैं साथ में। तो ये फिगर आपको एक्सप्रेस कर रही है कि किस तरीके से। एक और फिगर आएगी आपको यहाँ पे सामने जिसमें आपको क्लस्टर बीटा ग्लोबिन जीन्स के दिखाए जा रहे हैं अलग अलग वर्टिब्रेट्स में। तो बीटा माउस में अलग है, रैबिट में अलग है, चिकन में अलग है। ठीक है, इसका मतलब एवोल्यूशन हुआ है इस जीन का, डाइवर्सिफिकेशन हुई है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएशन आई है थोड़ी थोड़ी म्यूटेशंस और डुप्लीकेशंस के थ्रू, लेकिन एंसेस्ट्रल जीन जो है वो सेम होता था। सेकेंड एग्जांपल मायोग्लोबिन का है। मायोग्लोबिन जो आयरन और ऑक्सीजन कैरिंग करती है ये हमारे मसल्स में होती है, सब मैमल्स में होती है। तो जैसे कि हीमोग्लोबिन है ये भी आयरन और ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, हीमोग्लोबिन ब्लड में होती है, आरबीसी में होती है, मायोग्लोबिन हमारे मसल्स में होती है। तो जब ये जो मायोग्लोबिन होता है ये मसल इंजरी में डिटेक्ट होता है। तो मायोग्लोबिन जो है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में तभी दिखेगी जब कोई मसल इंजरी होगी हमें, और क्योंकि मसल टिश्यूज़ में होती है। तो हाई कंसंट्रेशन मायोग्लोबिन जिसकी तभी हम इतनी टाइम तक ब्रेथ को होल्ड करके रख सकते हैं क्योंकि हमारे मसल्स में मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन मसल सेल्स में मिलती है तभी हम होल्ड कर सकते हैं। तो जैसे वेल्स है, मैमल्स में वेल्स आ गई, सील्स आ गई, उनके मसल्स में बहुत मायोग्लोबिन हाई कंसंट्रेशन में होगी क्योंकि पानी के अंदर सांस रोक के रहना है इन्होंने। हमारे में मायोग्लोबिन का जीन होता है एमबी जीन। एमबी जीन से मायोग्लोबिन का प्रोटीन बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो इसकी बनती है। तो जब मीट का कलर भी आपने सुना होगा कि मीट रेडिश कलर है, रेड से कम है, तो मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन डिसाइड करती है कि क्या कंसंट्रेशन है। मायोग्लोबिन में हीम होता है, वो पिगमेंट होती है जो कलर ऑफ रेड मीट बताती है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन इस मायोग्लोबिन से लगी होगी उतना रिच मीट कलर होगा। ठीक है, इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, कितनी ऑक्सीजन है उतना ज़्यादा वो होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मायोग्लोबिन इज़ अ सेंसिटिव मार्कर फॉर मसल इंजरी। मसल इंजरी है तो मायोग्लोबिन जो है ब्लड में आ जाएगा और वो किसी भी डिटेक्शन इंजरी को डिटेक्ट करने में, हार्ट अटैक पेशेंट में हुआ, चेस्ट पेन हुई तो डैमेज मसल टिश्यू से ये डिटेक्ट कैसे पता लगेगा कि मसल टिश्यू डैमेज है, क्योंकि मायोग्लोबिन ब्लड में आ चुका होगा। तो ये फिगर एक आपको बता रही है पोजीशन ऑफ मायोग्लोबिन जीन ऑन दी क्रोमोसोम। तो मायोग्लोबिन जो क्रोमोसोम नंबर 22 में आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, एंसेस्ट्रल ग्लोबिन जीन था, उधर हेमोग्लोबिन चला गया, हेमोग्लोबिन आगे अल्फा और बीटा में चला गया और एक तरफ को लेफ्ट साइड पे मायोग्लोबिन जो है वो 22 में। तो ये एवोल्यूशन ऑफ एंसेस्ट्रल जीन हुआ है। थर्ड एग्जांपल जो है हमारे पास वो हिस्टोन जीन्स का है। हिस्टोन हमें पता है कि हमें क्यों चाहिए होते हैं, डीएनए पैकेजिंग के लिए चाहिए होते हैं। डीएनए को पैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर पैक्ड होगा तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही है, और अगर अनपैक हो गया कोई रीजन तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगी और प्रोटीन जो है वो बनेगा। तो बेसिकली हिस्टोन भी ऑन ऑफ वाला सीन है इसमें। ठीक है, तो हिस्टोन जो है हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, कुछ आर्कीबैक्टीरिया में भी होगा लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होगा। इसके अलावा यूनिसेलुलर एल्गी जो है, डायनोफ्लैजिलेट्स, दे आर दी ओनली यूकैरियोट्स जिसमें कि हिस्टोन नहीं होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमारे में ये होगा, बैक्टीरिया में नहीं है। और हमें पता है हिस्टोन जो जीन्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, H1, H2A, 2B, 3 एंड 4। हाईली कंजर्व प्रोटीन्स होते हैं यूकैरियोट्स में, और इनका रोल जो है वो हमारे डीएनए पैकेजिंग में, हमारी प्रोटीन ट्रांसलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा थोड़ा ब्रीफली हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो हमें एस फेज़ में हिस्टोन का अमाउंट एकदम से बहुत ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि उस टाइम पे न्यूली सिंथेसाइज डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, अब उसको फटाफट पैक करना होता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो वो डिमांड को पूरा करने के लिए ये पाँचों हिस्टोन जीन्स जो हैं ये क्लस्टर्स में प्रेजेंट होंगे टैंडम रेपिटेशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाहिए, इसीलिए ये क्लस्टर है, जीन क्लस्टर का एग्जाम्पल है। तो एक रिपीट में एक एक कॉपी होगी सबकी 5 हिस्टोन की, जो कि आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर रीजन से। ठीक है, हिस्टोन जीन्स में इंट्रॉन नहीं होगा, जो सारे एक्सॉन सीक्वेंसेस होंगे कोडिंग होंगे और वो कंजर्व्ड होते हैं।
तो ये ध्यान रखना है रेपिटेशन में क्या क्या होता है और कैसे। तो वेरिएशन जो होती है लेंथ ऑफ रिपीटेड यूनिट्स की डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ये किस बेस पे, जैसे मंकी में अलग है, हमारे में अलग है, ड्यू टू वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ देयर नॉन ट्रांसक्राइबर स्पेसर रीजन। नॉन ट्रांसक्राइबर की वजह से हमारे में वेरिएशन आती है, लेकिन उसमें वेरिएशन नहीं है हमारे जो हिस्टोन्स के जीन्स में, वो कोड सेम रहने वाला है, इट इज़ विल बी सेम। तो ये H1, ये फंक्शंस बताए जा रहे हैं हमको। H1 का फंक्शन क्या है? H1 जो है न्यूक्लियोसोम बीड नहीं बताता, लेकिन वो डीएनए को एक तरीके से प्लेस में रखता है, एक जगह पे होल्ड करके रखता है। द डीएनए दैट हैज़ रैप्ड अराउंड द न्यूक्लियोसोम, इट डज नॉट मेक अ बीड, बीड को नहीं फॉर्म करता है H1 जो है, लेकिन वन ऑफ दी वो होता है। H2A जो होता है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रोमैटिन का बताता है, और पैकेजिंग को में डीएनए की पैकेजिंग, ताकि वो क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाए, उसमें वो H2A जो है हेल्प करेगा। 1 होल्ड करके रख रहा था, ये 2A जो है वो पैकेजिंग में और स्ट्रक्चर बताने में, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो डिटर्मिन करता है H2A। H2B जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम ऑफ द बीड, बीड को स्ट्रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, तो उसमें ये जो है हेल्प इन्वॉल्व होता है H2B जो है, इन्वॉल्व विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स ऑफ द बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, की स्ट्रिंग के ऊपर जो है ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहे और उसको बना के रखे प्रॉपरली ओरिएंटेशन में। H3 जो है वो एक्चुअल में बीड्स ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को बनवाता है, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। बेसिकली 1 को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो बीड और स्ट्रिंग के ऊपर उसकी अरेंजमेंट में जो है इसको हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है हिस्टोन नंबर H4। हिस्टोन जो 4 है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, और इसमें H4 में ही थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं, जैसे एसिटाइल ग्रुप लग गया, मिथाइल ग्रुप लग गया, तो अगर एसिटाइल लग गया तो मतलब पैकेजिंग नहीं होगी, मिथाइल लग गया तो ऑफ करवा दिया। तो एक्सप्रेशन, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि H4 पे ही सारा कुछ निर्भर करेगा कि हिस्टोन ने ऑफ किया है या ऑन किया है। तो जैसे कि सी अर्चिन में देखा गया है, हिस्टोन जीन्स जो है वो 2 क्लासेस में होते हैं, अर्ली जीन्स और लेट जीन्स। अर्ली जीन्स मतलब जो कि अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टार्टिंग स्टेजेस में एक्सप्रेस कर जाएंगे, और 300 कॉपीज़ पर जीनोम प्रेजेंट होंगे, एक जीनोम में 300 कॉपीज़ इन जीन्स की, अर्ली जीन्स की प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अर्ली जीन्स की जो लेट जीन्स होते हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में लेटर स्टेजेस में आफ्टर गैस्ट्रुला करेंगे, और ये सिर्फ 10 कॉपीज़ होंगी पर जीनोम की। तो जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन का होता है फीटस, एम्ब्रियोनिक और एडल्ट स्टेजेस में, उससे सी अर्चिन में हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं अर्ली और लेट जीन्स में डिवाइडेड होते हैं। तो एक फिगर सामने भी आपको आएगी, तो इसमें हिस्टोन्स का इन्होंने दिखाया हुआ है कि सी अर्चिन्स के अंदर 5 to 6 किलो बेस पेयर तक के ही होते हैं ये, और ये रेपिटेशन है H1, H4, H2। ओरिएंटेशन दिखा रखी हैं, सेम ओरिएंटेशन है, 2A, 2B, 3 और 4 की जो है ये लेट वालों की है। ऊपर वाली फिगर अर्ली जीन्स की ओरिएंटेशन की है हिस्टोन्स की, और नीचे वाली लेट हिस्टोन वालों की है। ये ड्रोसोफिला में बता रखा है तुम्हें, इसके अंदर जो है ऊपर वाला सी अर्चिन का है और नीचे वाला जो है वो ड्रोसोफिला के अंदर है, कि कैसे वेरिएशन आनी शुरू हो जाती है। जीन क्लस्टर्स हैं ये, और बीच में आपको जो वाइट पोर्शन दिख रहा है वो नॉन ट्रांसक्राइबर स्पेसर रीजन होता है, इसी की वजह से हमारी वेरिएशंस आती हैं, जो ऑर्गेनिजम्स वेरिएशन शो करते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम रहती है। तो अगेन देखो, वेरिएशन इन लेंथ आर ड्यू टू द नंबर ऑफ रेपिटेटेड यूनिट्स एंड द नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर रीजन्स। एंड ऑफ द हिस्टोन जीज हैव अटैचमेंट रीजन, वो अटैचमेंट रीजन्स होंगे ही होंगे, ठीक है। दीज अटैचमेंट साइट्स में हेल्प इन द पैकिंग, ताकि डीएनए से अटैच कर सकें और फिर वो न्यूक्लियर स्कैफोल्ड या स्ट्रिंग्स फॉर्म में जो है डीएनए को पैकेज कर सकें। लास्ट एग्जांपल आता है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, ये भी जीन क्लस्टर में ही प्रेजेंट होंगे। तो 80 to 90% हमारा सेलुलर का जो आरएनए है, चाहे प्रोकैरियोट्स है यूकैरियोट्स है, वो राइबोसोमल आरएनए का ही है। और आपको पता है राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें राइबोसोम आरएनए चाहिए। तो जैसे कि ड्रोसोफिला के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए के जीन्स हैं वो एक्स और वाई क्रोमोसोम पे होते हैं। क्लस्टर जो एक्स में होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू वाई क्रोमोसोम में, और जो रीजन राइबोसोमल डीएनए कैरी करता है उसको राइबोसोमल डीएनए बोलते हैं। दोनों प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में कैन बी ब्रोकन डाउन इन राइबोसोम, हमें पता है कि 40, 60 और 30 और 50 में हम तोड़ सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास 30 और 50 सब यूनिट होता है। जो 50 सब यूनिट होता है उसमें हमारे पास 16 और 23S है, और जो 16S है 23S है, 5S है, राइबोसोमल जीन दे आर ऑर्गेनाइज्ड एज ए को ट्रांसक्राइब्ड, एक इकट्ठे ही ऑपरॉन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो जैसे अभी आगे फिगर आएगी उसमें आपको पता लगेगा। जो आर्किए होता है उसमें सिंगल राइबोसोमल डीएनए एक ही ऑपरॉन है,
या मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ दी उसी ऑपरॉन की मल्टीपल कॉपीज़ होंगी, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया के अंदर। यूकेरियोट्स में बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं राइबोसोमल आरएनए की टैंडम रिपीटिशन में। तो जैसे हमारे में 300 to 400 रेपिटेशन है, 13, 14, 15, 21, 22 क्रोमोसोम में क्लस्टर्स प्रेजेंट होंगे। 5s जो आरएनए होता है वो हमारे स्मॉलर सब यूनिट में होता है, और लार्जर वाले में हमारे 3 होते हैं, 5.8, 18 और 28s, और 25s जो है प्लांट्स में होता है। तो हमारा 5s अलग से ट्रांसक्राइब करता है और बाकी जो है वो क्लस्टर में करते हैं। इसका मतलब 5s का राइबोसोमल आरएनए अलग क्लस्टर में है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ टीआरएनए जीन्स की भी आपको बताई गई हैं कि कैसे ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली फिगर जो है ये जस्ट वैसे ही बताया जा रहा है आपको कि टीआरएनए के जीन्स भी जो हैं वो क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू राइबोसोमल भी। तो ये क्लस्टर का राइबोसोमल आरएनए का क्लस्टर यूकेरियोट्स में बताया जा रहा है। उसमें हमारे पास एक ट्रांसक्राइब रीजन होगा जिसमें 5 लीडर होगा, 18s होगा, ट्रांसक्राइब स्पेसर होगा, 28s होगा, और एक नॉन ट्रांसक्राइबर रीजन होगा, ठीक है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है तो उसमें हमारे पास जो ट्रांसक्राइब स्पेसर का जो रीजन होता है उसमें उसको काट दिया जाता है क्लीवेज के थ्रू। बैक्टीरिया के अंदर उसी ट्रांसक्राइबर रीजन में टीआरएनए की सीक्वेंस होती हैं जो कि आगे यूज़ आ जाती हैं। जो बाकी ट्रांसक्राइबर स्पेसर रीजन बचता है वो अल्टीमेटली जो नहीं चाहिए होता वो डिग्रेड कर दिया जाता है। फिगर से आपको ये थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे आपको फर्स्ट फिगर जो है वो रेपिटेटिव यूनिट ऑफ राइबोसोमल डीएनए बताई गई है, नॉन ट्रांसक्राइबर रीजन, लीडर रीजन 16s, फिर ट्रांसक्राइबर स्पेसर आ गया, 28s आ गया, और नीचे वाला जो आपको दिखाया जा रहा है नॉन ट्रांसक्राइबर स्पेसर जीनोपस के अंदर दिखाया जा रहा है कि कैसे रेपिटेशन रीजन और बीच बीच में इनके रेपिटेशन रीजन 1, 2, 3 जो आ रहे हैं। तो इनमें से आप 2-3 एग्जांपल्स कर सकते हो क्लस्टर्स के अंदर। जैसे हमने मायोग्लोबिन जीन्स का किया है, हेमोग्लोबिन का हो गया, राइबोसोमल का हो गया। जस्ट एक ब्रीफ टॉपिक है, छोटा टॉपिक है जिसके अंदर कि आपको एक नोट लिखना आना चाहिए कि हम किस तरीके से इनको इन 4 एग्जांपल्स में से कोट करके कोई भी बेटर एक लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी आप हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और हिस्टोन का एग्जांपल, जो हिस्टोन एंड राइबोसोमल जो सिर्फ ह्यूमंस के रिलेटेड है वो वाला पार्ट आप सिर्फ एज एन एग्जांपल के तौर पे आप इसको प्रिपेयर कर लो। एक शॉर्ट नोट के हिसाब से है, मतलब आप अराउंड 4 या 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल्स एक नोट बना लो इसका, क्योंकि एज सच इसका कहीं रिटर्न में थ्योरेटिकल पार्ट कहीं दिया नहीं होता, सिर्फ डेफिनेशंस एंड इसी तरीके के एग्जांपल्स दिए गए होते हैं। तो इसमें आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन जीन्स का एवोल्यूशन, और कंसेप्ट बताया हुआ है कि किस तरीके से एक जीन एवोल्यूशन करके कैसे डाइवर्सिफाई हुआ है ड्यू टू डुप्लीकेशन एंड म्यूटेशंस, और कैसे जीन क्लस्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन जीन्स को रेगुलेट करने के लिए, कितनी रेपिटेशंस में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को रिवर्ट बैक कर लेना।